पैरासीटामोल लेके इलाज कर रहे थे, लेकिन डेंगू सिर्फ पैरासीटामोल से इलाज करने से नहीं, रिपीटेड टेस्ट कराने पड़ते हैं क्योंकि उसमें आगे जाके प्लेटलेट काउंट सिर्फ एक कम होना एक पार्ट है, क्योंकि हमारे पास कोई मेडिसिन पर्टिकुलरली डेंगू को क्योर करने के लिए नहीं है। स्पेशली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिडिक्ट करके मैनेज करना होता है। अगर प्लेटलेट डेफिनेटली फॉल करता जा रहा है, 10,000 के नीचे अगर जाता है तो डेफिनेटली हमें प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता है। अगर कोई पेशेंट है जो ब्लड थिनर्स पे हैं तो उनको ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाएगा। पेट में दर्द होना एक बहुत मेजर सिम्टम्स है। पेट में दर्द होने का मतलब है इंटरनल ब्लीडिंग कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गई है, बट जब वो एक स्टेज के बाद क्रॉस कर जाता है कि बीपी लेस पल्स लेस पहुंच गया तो वो सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं उस केस में। स्पेशली रूरल बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं कि हम झाड़ फूँक करवा रहे थे कि 3-4 दिन हो गए थे। जब भी मॉनसून आता है क्या लेकर आता है साथ में? डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया। इनके केसेस जो है ना तेजी से बढ़ जाते हैं। कई राज्यों में अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ जाती है और कुछ जगहों पर डेथ केसेस भी सामने आने लगते हैं, जो कि चिंता बढ़ा देते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या इस बार डेंगू पहले से ज़्यादा खतरनाक है? क्या नया स्ट्रेन आया है? और आखिर आम लोग इसे कैसे पहचाने, कैसे वो समझे कि एक नॉर्मल बुखार और ये डेंगू वाला बुखार अलग है? इन सारे सवालों के जवाब और बहुत सारे मिथ्स तोड़ने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तुषार। वेलकम डॉक्टर तुषार। थैंक यू सो मच मैम। बिल्कुल, आज आपसे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे नॉर्मल बुखार या डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया कैसे कैसे डिफर करता है। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि क्या मच्छर डिसाइड करता है कि किसको काटना है, किसको नहीं काटना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ किसी को भी काट सकता है, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी को भी काट सकता है। और इनफैक्ट एक मच्छर कई लोगों को भी काट सकता है। ये नहीं कि जैसे मधुमक्खी की तरह एक को काट दिया फिर उसका डंक खराब हो गया, हाँ। देन वो गया। अब वो एक मच्छर मल्टीपल लोगों को काट सकता है जो एक घर में मौजूद है। तो क्या मच्छरों को ब्लड का टेस्ट पता होता है, लाइक मीठा खून है, ऐसा नहीं कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। डेफिनेटली ये मिथ है। वो फीड कर रहे होते हैं, उनका वो फीडिंग साइकिल है जिससे वो खून लेते हैं, वो डाइजेस्ट करते हैं, उनको वो प्रोटीन मिलता है जिससे वो ग्रो करते हैं। अच्छा, जो मच्छर जो बाइट करता है वो लेडी मॉस्किटो हाँ, था? फीमेल एनोफिलीज हाँ। मॉस्किटो। बिल्कुल बिल्कुल। कौन सी वो मॉस्किटो है जिसका नाम एडीज? एडीज एजिप्टियाई जो है वो हमारी डेंगू और चिकनगुनिया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और एनोफिलीज मॉस्किटो हमारी मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अच्छा, डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया, जी जी, ये है तो मच्छर के काटने बिल्कुल से। बिल्कुल। तो ये अलग हैं या एक ही हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल अलग अलग हैं। डेंगू एक मच्छर के काटने से फैलता है जिसका नाम है एडीज, जो कि वायरस डेंगू वायरस से होता है, जो कि एक अलग फैमिली को बिलोंग करता है। इसी तरह मलेरिया एक पैरासाइट्स बीमारी है जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, अलग अलग तरह के उसके पैरासाइट्स होते हैं, उससे फैलता है। और जो क्या फैलता है एनोफिलीज मॉस्किटो के फैलने से। इसी तरह चिकनगुनिया वायरस से फैलता है जो कि एडीज से फैलता है। तो अच्छा। एडीज जो है चिकनगुनिया और डेंगू के लिए रिस्पॉन्सिबल है जो मच्छर, और जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम या वाइवेक्स जो पैरासाइट है वो फैलता है एनोफिलीज मॉस्किटो से। तो बाहर जितने भी मच्छर उड़ रहे होते हैं या घर पे जो भी मच्छर आते हैं, बिल्कुल। वो कोई भी मच्छर हो वो बाइट करेगा। अगर वो एडीज मच्छर है तो फिर उससे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया होने का रिस्क है? बिल्कुल, अगर वो इन चिकनगुनिया या डेंगू होने का बिल्कुल एडीज मॉस्किटो से बिल्कुल रिस्क रहता है। स्पेशली ये मच्छर डे टाइम में ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू नाइट टाइम, या वो ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं मिलते, बट फिर भी हमने देखा है कि कोई हम 17th फ्लोर पे, आजकल तो सारी बिल्डिंग्स ही हाई राइज हो गई हैं, तो ये कहना है कि हम 30th फ्लोर पे रहते हैं, 17th फ्लोर पे रहते हैं, 11th फ्लोर पे रहते हैं, तो ये हमें नहीं होगा। बट डेफिनेटली जैसे हम ट्रैवल करते हैं लिफ्ट्स में, ये भी लिफ्ट्स में ट्रैवल करते हैं, और साथ में कहीं पे भी किसी भी जगह ये फैल सकते हैं। ये रिसेंटली ना अभी कुछ 3-4 स्ट्रेन जो एक्टिव हो गई हैं, DENV 1, 2, 3 और 4, क्या है ये स्ट्रेन? ये बेसिकली डेंगू वायरस के सीरोटाइप्स है। अच्छा। एक डेंगू वायरस फ्लेविविरिडी फैमिली का बिलोंग करता है, उसके 4 सीरोटाइप्स है, DEN 1, 2, 3, 4। हाँ। और किसी से भी डेंगू वायरस फैल सकता है। हाँ। सबका इन्फेक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, सबके सिम्टम सिमिलर ही होते हैं। तो ये स्ट्रेन को अलग करने का क्या मतलब है? बट वो सिर्फ हमारे लिए है, बट आम जनता के लिए कोई डिफरेंस नहीं है। तो क्या इसके स्ट्रेन के हिसाब से रिस्क फैक्टर्स भी हैं इसके? रिस्क फैक्टर्स डेफिनेटली है। कुछ स्ट्रेन्स जो हैं पर्टिकुलरली, अगर स्पेशली री इन्फेक्शन होता है, मतलब एक बार किसी को डेंगू हो गया और दोबारा किसी को मच्छर काटा और दोबारा डेंगू हुआ,
और पहले सपोज किसी को एक डेंगू डेन 1 से इन्फेक्शन हुआ है, दूसरी बार उसको डेन 2 या डेन 4 से हुआ है स्पेशली, तो उसमें डेंगू हेमोरेजिक फीवर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसमें बेसिकली डेंगू हेमोरेजिक फीवर क्या होता है, प्लेटलेट का काउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाना, साथ में ब्लीडिंग रिस्क बढ़ जाना, बीपी कम होना, और जगह जगह से छोटी छोटी हमारी बॉडीज़ में कैपिलरीज होती हैं, उन कैपिलरी से लीकेज होता है जिससे हमारे पेट में पानी भरना, लंग्स के अंदर पानी भरना, इसकी वजह से सांस फूलना, या फिर हमारी बॉडी शॉक में जा सकती है। तो स्पेशली डेन 2 या डेन 4 थोड़ा सा रिस्की होते हैं। ओह, तो ये क्या कहते हैं, अगर किसी को एक बार डेंगू हो जाता है तो क्या दूसरी बार भी जब डेंगू होता है तो वो उससे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है? अगर सेम ही स्ट्रेन से हुआ है तो उसके अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडी बनी रहेंगी। अगर सपोज किसी को डेन 1 से ही दोबारा से बाइट हुआ तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी हमारी बॉडी में रहती है, तो वो फीवर, खांसी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द ये होके रह जाएगा। बट अगर हमें, जैसे मैंने आपको बताया, डेन 2 या डेन 4 से स्पेशली है तो उसके रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसमें आपको डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है, डेंगू हेमरेजिक फीवर डेवलप हो सकता है कि कहीं से ब्लीडिंग, नाक से, मुंह से, कहीं से भी ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। तो सच में डेंगू इतना खतरनाक है कि उससे डेथ हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बहुत पेशेंट्स हमने देखे। अभी तो फिलहाल जैसे जैसे लोग जागरूक हो गए हैं तो फीवर, डेंगू का सुन के एडमिट हो जाते हैं, आके टेस्ट करा लेते हैं। मैंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन टाइम में स्पेशली देखा है कि लोग आते थे कि बहुत कॉम्प्लिकेट होके आए हैं, कि बीपी नहीं आ रहा है, पल्सलेस आ रहे हैं, टेस्ट कराया, डेंगी पॉजिटिव है, कि 10 दिन से बुखार है, कि हम अपना घर पे पैरासीटामोल लेके, हमने पूछा किसी से कि डेंगू होगा, पैरासीटामोल लेके इलाज कर रहे थे। लेकिन डेंगू सिर्फ पैरासीटामोल से इलाज करने से नहीं है, रिपीटेड टेस्ट कराने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें आगे जाके प्लेटलेट काउंट सिर्फ एक कम होना एक पार्ट है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि बस डेंगू में प्लेटलेट ही तो गिर रहे होते हैं, बाकी तो और कुछ नहीं हो रहा होता, बट डेंगू में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, जैसे प्लेटलेट काउंट कम होना, उसके अलावा लिवर पे सूजन आना जिसके कारण मल्टीपल वॉमिटिंग्स होना, इनफैक्ट पेट में दर्द होना एक बहुत मेजर सिम्टम्स है। पेट में दर्द होने का मतलब है इंटरनल ब्लीडिंग कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गई है। अगर बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आए कि पेट में दर्द हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, तो इसका मतलब इंटरनल कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हो रही है। तो हमारे पास पेशेंट पोस्ट ग्रेजुएशन में आते थे कि बिल्कुल पल्सलेस है, बीपी लेस है, 10 दिन से इलाज करा रहे हैं, बट जब वो एक स्टेज के बाद क्रॉस कर जाता है कि बीपी लेस, पल्सलेस पहुंच गया, तो वो सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं उस केस में। अच्छा, आपने डेंगू के कुछ ऐसे सिम्टम्स, खतरनाक सिम्टम्स बता दिए, तो क्या ऐसी सिमिलर चिकनगुनिया और मलेरिया के भी होते हैं, अलग होते हैं उनके? चिकनगुनिया के सिम्टम्स यूजुअली जॉइंट पेन, फीवर तो सब में बहुत तेज़ आता है, चाहे डेंगू है, चाहे मलेरिया है, चाहे चिकनगुनिया है, बट उसमें ज़्यादातर जॉइंट पेन रहना, फोटोफोबिया यानी कि रोशनी से डर लगना। जब आप रोशनी पड़ती है तो आप आंखें बंद कर लोगे, आपको लगेगा बस आँख बंद कर लो। स्पेशली जैसे कुछ पेशेंट्स को माइग्रेन होता है तो उनको भी लगता है कि फोटोफोबिया, हम सब रोशनी बंद कर दे, सब लेटे रहे, काम भी लेटे रहे। सिमिलर सिम्टम्स चिकनगुनिया में भी आते हैं। साथ में जो स्पेशल चीज़ है चिकनगुनिया की वो है जॉइंट पेन। सारे जॉइंट एक एक करके सब दुखते हैं और इसी वजह से बहुत लंबे टाइम तक भी ये परेशान भी करते हैं। तो पर आइडेंटिफाई करना कि ये चिकनगुनिया है या डेंगू है, उसके लिए टेस्ट ही करवा सकते हैं। और मलेरिया के सिम्टम्स? मलेरिया के सिम्टम्स यूजुअली रहते हैं कि हाई ग्रेड फीवर है, बट वो जैसे डेंगू और चिकनगुनिया में कंटिन्यूस फीवर यूजुअली रहता है कि आपने फीवर की टैबलेट ली, वो 6-7 घंटे आपका फीवर उतर गया, फिर दोबारा से फीवर चढ़ गया, फिर टैबलेट ली, फिर उतर गया। पर मलेरिया में यूजुअली ऐसा होता है कि आज सपोज 9 से 10 बजे के करीब सुबह फीवर आया, आपने पैरासीटामोल टैबलेट ली, तो हो सकता है वो 10-12 घंटे आप एफेब्राइल रहो, जबकि वो दवा का असर नहीं है, वो मलेरिया की साइकिल है। बहुत सारे लोग ना अभी जब डेंगू वगैरह सब होता है तो घर पे ही इलाज शुरू कर देते हैं, जैसा भी आपने बताया कि पैरासीटामोल ले लेते हैं या फिर खुद से कुछ स्टीम वगैरह लेके खुद को क्योर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो कब घर पर ही ट्रीटेबल होता है और कब डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए? देखिए, अगर डेंगू का फीवर जो यूजुअली 4 to 5 डेज तक तो परसिस्ट करेगा ही करेगा, मतलब आप चाहे हॉस्पिटलाइज हो नहीं हो, वो उसका एक, क्योंकि हमारे पास कोई मेडिसिन पर्टिकुलरली डेंगू को क्योर करने के लिए नहीं है, स्पेशली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिडिक्ट करके मैनेज करना होता है। तो आप 4 to 5 डेज तक वेट करें, बट मेन चीज़ है किस बातों का ध्यान रखना है जब आपको तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना है। अगर फीवर के साथ साथ कंटिन्यूस वॉमिटिंग हो, कि आप ओरल इंटेक कुछ नहीं ले पाए, क्योंकि हाइड्रेशन ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, पेट में तेज़ दर्द है, सांस लेने में दिक्कत है, शरीर पे छोटे छोटे धब्बे पड़ रहे हैं, जिसके मतलब है कि आपको ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ गया है, तो इसका मतलब शरीर पे भी ब्लड क्लॉट्स बनने स्टार्ट हो गए हैं। तो इस केसेस में अगर आप
हो तो आप डेफिनेटली पहुँचे, और कोई भी फीवर हो 3 to 4 डेज से ज़्यादा घर पे मैनेज नहीं करें, डेफिनेटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अच्छा, प्लेटलेट्स की बात करी आपने जी। डेंगू में कि प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए भी लोग बहुत सारे तरीके घर पर ही अपनाते जी, हैं जी, जी, कि बिल्कुल। नारियल पानी पी लो, या फिर बकरी का दूध पी जी, लो, जी, गाय का दूध पी लो, जी। या फिर कुछ भी ऐसी रेमेडी जो है, बहुत सारी रेमेडीज हैं लोग हाँ, घर पे ट्राई देखिए करते हैं, तो क्या इसमें कोई वर्क करता है? बिल्कुल डेफिनेटली कुछ-कुछ चीज़ें हैं, जैसे नारियल पानी बेसिकली हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए होता है। तो इवन हम एडमिटेड पेशेंट्स को भी बोलते हैं, अगर आप ओरली ले सकते हैं तो डेफिनेटली नारियल पानी लीजिए। उससे फ्लूइड इनटेक प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स प्लस न्यूट्रिशन कुछ ना कुछ बॉडी में जाता है, जो कि एब्ज़ॉर्ब होता है। जितना ओरली आप लोगे उतना अच्छा रिस्पॉन्स बॉडी को मिलता है, ठीक है? उससे कई सारी चीज़ें जैसे एसिडिटी वगैरह बनना, वो भी चीज़ें कम होती हैं। अब रही बात सबसे स्पेशली बकरी का दूध। बकरी का दूध बहुत लोग कहते हैं कि हाँ पी लो, उससे प्लेटलेट बढ़ जाएंगे, उससे अच्छा लगेगा। डेफिनेटली प्लेटलेट बढ़ाने में वो कोई हेल्प नहीं करता, बट वो न्यूट्रिशन के लिए अच्छा है क्योंकि वो हाई प्रोटीन उस रहता है। हाई प्रोटीन रहने की वजह से आपको रिकवरी में हेल्प करता है, एक तरह से न्यूट्रिशन मिल रहा है। बट उसका क्या साइड इफेक्ट है कि आप हाई प्रोटीन कुछ भी लेते हो तो वॉमिटिंग और उसकी टेंडेंसी नौजिया की थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कोई पेशेंट है जिसको उल्टी वगैरह लगी हुई है, थोड़ा सा उसको अवॉइड करें। और तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा जो आप करते हैं, पपीते के पत्ते का जूस, है ना? तो डेफिनेटली वो वर्क करता है। उसकी इनफैक्ट हम टैबलेट से प्रिस्क्राइब करते हैं, जो कि अवेलेबल है मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से, एंड डेफिनेटली वो वर्क करता है। कुछ ना कुछ लेवल तक तो सप्लीमेंट करता ही है। कब टेंशन हो जाती है, जब कौन सा नंबर देख के जो है आपको शौक लगता है प्लेटलेट्स आपके डाउन हो रहे हैं, तो कौन से नंबर स्टेबल रहते हैं? प्लेटलेट्स केवल एक बहुत छोटा सा पार्ट है। प्लेटलेट हम डेफिनेटली वरी समय किसी पेशेंट के लिए अगर प्लेटलेट डेफिनेटली फॉल करता जा रहा है, तो हमें एक 10,000 के नीचे अगर जाता है तो डेफिनेटली हमें प्लेटलेट चढ़ाने की आवश्यकता है। या फिर कभी भी कोई ब्लीडिंग का रिस्क ज़्यादा है तो डेफिनेटली हमें प्लेटलेट चढ़ानी है। अगर किसी को पेशेंट को ब्लीड होने की टेंडेंसी है, थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ नेक्स्ट कुछ टाइम में पेट में दर्द काफ़ी ज़्यादा है, पेट ज़्यादा फूल रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो। तो आप डेफिनेटली आप डिसाइड कर सकते हैं क्लिनिकली देख के कि उसको प्लेटलेट चढ़ा दें। अदरवाइज प्लेटलेट के अलावा बहुत सारी चीज़ें, जैसे पेशेंट का हीमोग्लोबिन का लेवल, अगर हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसका मतलब वो पेशेंट इंटरनली डिहाइड्रेट हो रहा है, उसको फ्लूइड की आवश्यकता है। दूसरी चीज़, हीमोग्लोबिन के अलावा आपके लिवर एंजाइम्स होते हैं, लिवर की एक्टिविटी कैसी चल रही है, तो उसको देखने के लिए अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं तो पेशेंट को भूख नहीं लगना, वॉमिटिंग होना, ये टेंडेंसी थोड़ी बढ़ जाती है। तो इन चीज़ों का भी साथ में हमें ध्यान रखना होता है। कौन से ऐसे लोग हैं जिनको सबसे ज़्यादा रिस्क हो सकता है डेंगू से? मतलब एज वाइज कहें कि एज कोई वाइज डिजीज़ की वजह से कहें? देखिए डिजीज़ की वजह से डेफिनेटली ये चीज़ है, अगर कोई पेशेंट है जो ब्लड थिनर्स पे हैं तो उनको ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाएगा। तो उन केसेस में स्पेशली डेंगू सबको इफेक्ट करता है, तो बच्चों में डेफिनेटली इम्यूनिटी कम होती है, या कुछ जो एजड पर्सन्स है मोर देन 60 ईयर्स, उनमें डेफिनेटली आपका रिस्क बढ़ जाता है कि उनको इम्यूनिटी कम रहती है, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। बट जो स्पेशली पर्सन्स जो ब्लीडिंग टेंडेंसी जिनकी है, जैसे हीमोफीलिया पेशेंट्स या कोई ब्लड थिनर्स पे हैं या प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, उनमें ये चीज़ बढ़ जाती है। प्रेग्नेंट फीमेल्स में इंट्रायूट्राइन डेथ भी होने का, रेदर प्री टर्म डिलीवरी होने का, जो नवजात शिशु है उसको भी आगे खतरा रहने का हो सकता है। तो अगर घर पे किसी एक को हो गया तो वो सबको हो जाएगा छूने से, या इन्फेक्ट कर सकता है नहीं वो? नहीं, छूने से नहीं फैलता, बट जैसे मैंने बताया कि एक एडीज किसी को भी, बाकी सबको भी अफेक्ट कर सकता है। तो एक अगर इन्फेक्टेड है, अगर उसी का बाइट किया हुआ दूसरों को भी बाइट करेगा तो डेफिनेटली हो सकता है। जैसे हम लोग साफ सुथरी जगह पर भी बैठे हैं, हम लोगों जी ने जी, जैसे हमें पता चलता है कि कूलर में पानी जमा बिल्कुल है, बिल्कुल गमले में पानी जमा है, कहीं भी बिल्कुल। पानी जमा है तो मच्छर आ जाएंगे। जी जी, लेकिन कहीं भी पानी जमा नहीं है, साफ सुथरा है, लेकिन वहां भी मच्छर आ रहा है। हाँ तो मच्छर सिर्फ गंदे पानी में या साफ एरिया में नहीं, भी कहीं भी आ सकते हैं? साफ एरिया में भी ट्रैवल कर सकते हैं। बट डेफिनेटली जो आपने बताया कि हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, कूलर, यहाँ पे कहीं पे भी थोड़ा बहुत पानी स्टोर हुआ है तो उसको अवॉइड करें, तो रिस्क डेफिनेटली ट्रांसमिशन का कम हो जाता है। डेंगू के टाइम पे ऐसी कौन सी मिस्टेक, आप बहुत सारे पेशेंट्स को देखते होंगे, कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो बहुत ज़्यादा गलती करके आते हैं और फिर बोलते हैं कि बहुत सीवियर हो गया है अब केस? कौन सी कॉमन मिस्टेक्स करते हैं? कॉमन मिस्टेक्स ये है कि आप डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करते, या फिर थोड़ा बहुत जो लोग झाड़ फूक के उसमें चले जाते हैं अच्छा, कि ऐसे लोग भी आते हैं आपके बिल्कुल पास? आते हैं कि डेंगू हो गया है, हम थोड़ा अभी भी ऐसे स्पेशली रूरल बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं कि हम झाड़ फूक करवा रहे थे कि 3-4 दिन हो गए थे,
पेशेंट को उल्टी लग गई तो हमें सोचा पीलिया बन गया होगा, तो उसको झाड़ फूक करवा के आते, लेकिन जब तक वो पहुंचते तो बहुत ही क्रिटिकल स्थिति में पहुंचते हैं। तो स्पेशली जब फीवर नहीं उतरता तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्पेशली जो रूरल एरियाज़ में है या फिर क्वैक्स, मेरे को बोलना चाहिए कि वो उनको स्टेरॉइड थेरेपी स्टार्ट कर देते हैं बुखार उतारने के। उनका मेन पर्पस है कि पेशेंट कैसे सेटिस्फाइड होगा कि पेशेंट का बुखार उतर गया, पेशेंट भी खुश, हम भी खुश। तो पहले फर्स्ट डे से उनको स्टेरॉइड्स देना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा। साथ में कुछ पेन किलर्स देना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे डेफिनेटली शरीर की इम्यूनिटी भी डाउन होती है और पेन किलर्स की वजह से प्लेटलेट भी फॉल होते हैं और अंदर ब्लीडिंग का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो डेफिनेटली पेन किलर्स अवॉइड करें इस सीज़न में, सिंपल पैरासीटामॉल का यूज़ करें, और अगर फीवर फिर भी परसिस्ट करता है तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, और स्टेरॉइड्स प्लीज़ ना यूज़ करें। तो अगर घर पे जैसे भी आपने बताया पैरासीटामोल ले सकते हैं, इसके अलावा कोई और चीज़ें जैसे आपने कहा कि 2-3 दिन तक कर सकते हैं? टेपिड स्पंजिंग, आप मतलब पानी की पट्टी रखें अच्छे से फेस पे, हाथों पे, पैरों पे, पेट पे, है ना, इससे जिससे फीवर उतरे, क्योंकि डेंगू का फीवर बहुत तेज़ होता है तो नॉर्मल पैरासीटामॉल से कई बार नहीं उतरता, तो आपको इसके लिए स्पंजिंग करनी होती है। तो स्पंजिंग करेंगे तो फीवर उतरेगा, अपने आप को खुद भी बेटर लगेगा। इसमें कोई डाइट भी स्पेसिफिक अलग से होती है डेंगू की या मलेरिया या चिकनगुनिया के टाइम पे कोई डाइट स्पेसिफिक रहती है? नहीं, क्या खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए? अवॉइड यही है कि हाई फैटी डाइट, ये चीज़ करने के लिए कि हाँ कम से कम न्यूट्रिशन मिलेगा या कैलोरी मिलेगी, तो बहुत लोग कहते हैं कि चीनी का पानी पी लो, हाँ। या फिर बहुत मीठा खा लो जिससे कुछ एनर्जी तो मिले, बट वो चीज़ें अल्टीमेटली लिवर को अफेक्ट करेंगी और आपका वॉमिटिंग की टेंडेंसी बढ़ेगी कि बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। मेन चीज़ है कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें, हाइड्रेशन अच्छे से मेंटेन रखें, जो कि आपको फर्दर रिकवरी में हेल्प करेगा। अच्छा, ये बात सच है कि झूठ है कि ये लोग मानते हैं अगर मच्छर दिन में काटे तो डेंगू और रात में काटे तो मलेरिया? ये एक हद तक, जैसे मैंने बोला कि डेंगू का मच्छर यूजुअली डे टाइम में काटता है, बट ऐसा डेफिनेटली कुछ भी नहीं है कि हाँ दिन में काटा है, रात में काटा, और ये प्रेडिक्ट करना कि मच्छर किस टाइम काटेगा, ये बड़ा वो चीज़ है, बहुत मुश्किल है गाइड करना कि, बट हाँ किसी भी टाइम काटा है तो डेंगू या मलेरिया हो सकता है। मिथ और फैक्ट है कुछ रैपिड फायर? बिल्कुल बिल्कुल श्योर। डेंगू में सिर्फ प्लेटलेट्स ही देखना चाहिए? नहीं, डेफिनेटली प्लेटलेट के अलावा जैसे हीमोग्लोबिन, लिवर एंजाइम्स, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाती है। प्लेटलेट एक पार्ट है जो कि जनरल जनता के लिए है, बट हम डॉक्टर्स प्लेटलेट के अलावा हीमोग्लोबिन बढ़ना या बहुत तेज़ी से घटना, अगर बहुत तेज़ी से घट रहा है तो इसका मतलब इंटरनल ब्लीडिंग कहीं ना कहीं हो रही है बॉडी में, तो उस चीज़ का भी हम ध्यान रखेंगे। ओके, पपीते के पत्ते ही हैं डेंगू का इलाज? पपीते के पत्ते से ज़्यादा हाइड्रेशन ही डेंगू का इलाज है। आप जितना फ्लूइड इंटेक रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। पपीते के पत्ते आपको हेल्प करेंगे, बट हाइड्रेशन ही मेन चीज़ है। ओके, बुखार उतरते ही मरीज पूरी तरह ठीक हो जाता है? जब बुखार उतरता है तभी मेन डेंगू का खराब पार्ट शुरू होता है। ओह। 4th-5th डे तक फीवर परसिस्ट करेगा। 4th-5th डे के बाद डेंगू का असली प्रभाव शुरू होता है। प्लेटलेट कम होना, पेट में पानी भरना, लिवर में सूजन आना, जो कि अगले 4-5 डेज तक नॉर्मली परसिस्ट करता है। डेंगू का एक कोर्स 7 to 10 डेज तक परसिस्ट करता है। जब ये सीवियर हो जाएगा तो ये 15-20 दिन आराम से ले लेता है। अच्छा, एक सवाल और, जैसे बुखार जो है जब चढ़ता है तो स्पेशली रात में ज़्यादा हाई हो जाता है और दिन भर में नॉर्मल रहता है, इसका क्या साइंस है, लॉजिक? नहीं, ये सिर्फ हम ध्यान देते हैं कि रात में सब चीज़ें शांत रहती है तो हमें लगता है कि फीवर उस टाइम ज़्यादा चढ़ा हुआ है, बट डेंगू या मलेरिया में कोई ऐसा चीज़ नहीं है, चिकनगुनिया में, कि रात में ही फीवर आएगा। कुछ अलग डिजीज़ होते हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया या टाइफाइड हो गया, जिसमें थोड़ा सा इवनिंग राइज देखा गया कि सुबह से आदमी काम कर रहा होता है थक हार के, जब रात में शाम में तब फीवर ज़्यादा चढ़ जाता है। बट डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया में डेफिनेटली कुछ ऐसा चीज़ नहीं है कि ये रात में ज़्यादा फीवर चढ़ेगा। रात में बस हम आसपास शांत रहते हैं तो हमें महसूस देता है कि हमें तेज़ बुखार है। बाकी दिन में हम बिजी रहते हैं तो हम उस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं। ओके, मच्छर अगर घर के अंदर है तो कॉइल काफ़ी है, लोग कॉइल जलाते हैं, तो कुछ नहीं से कुछ तो बेटर ही है, कॉयल है या फिर आपका गुड नाइट का कोई भी, या कोई मॉर्टिन या कुछ भी आप लगा सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और अभी, जैसे आपने बोला कि बुखार का ये कोई टेंडेंसी नहीं है कि वो कभी भी आ सकता है, सुबह जी, भी, बिल्कुल। लेकिन वो हम नोटिस करते हैं। नोटिस ज़्यादा वो करते लेकिन स्पेशली मतलब अगर मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चों में बेसिकली ये देखा गया है कि जब वो लोग रात में सो रहे होते हैं तो उनका फीवर थोड़ा हाई हो जाता है कंपैरेटिवली दोपहर वाले टाइम से। जी 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 जी। तो उसका क्या लॉजिक है? बच्चे भी दिन में एक्टिव रहते हैं हमारी तरह, वो भी खूब ज़्यादा हाथ पैर या कुछ भी खेलते कूदते रहते हैं, तो वो थक हार के कुछ भी चीज़, कोई भी फीवर हमेशा वर्सन करता है,
तो बस उसी की टेंडेंसी ये होती है। कितना फीवर आना नॉर्मल मान सकते हैं, मतलब अगर हमें पैनिक नहीं होना है, अगर मतलब 100 से ऊपर कितना हम लोग नॉर्मल मान के मतलब कि और पैरासीटामोल लेके चल सकते हैं? देखिए यूजुअली पैरासीटामोल 100-101 तक फीवर आपका सबसाइड कर देगी, लेकिन उससे ऊपर अगर फीवर होगा तो आपको स्पंजिंग करनी पड़ेगी, पानी की पट्टी रखनी पड़ेगी। उससे ज़्यादा फीवर कोई भी पैरासीटामोल या कोई भी अदर पेन किलर भी नहीं उतारता, उसके लिए सिर्फ आपकी पानी की पट्टी ही कारगर है। तो उसके 100 तक पहुंच जाएगा, बाकी अपना मेडिसिन अपना धीरे धीरे करके असर हो। अब जैसे बारिश का मौसम जी। शुरू हो गया है, मानसून आ ही गया है, और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा इन स्ट्रेन्स का अटैक होता है। बिल्कुल। तो प्रिवेंशंस पहले से ही क्या प्रिवेंशंस हमें मेक श्योर कर लेनी चाहिए? जैसे आपने पहले खुद ही बताया कि आसपास कूलर में पानी ना इकट्ठा हो, या आपके घर के आसपास कोई भी ऐसा एरिया है जहाँ पे कुछ गड्ढे बना हुआ है जहाँ पे पानी भर सकता है, तो आप उनको फिल करवा दीजिए। या फिर स्पेशली गमले जो लोग गार्डनिंग करते हैं तो वहाँ पे बारिश के सीज़न में उन प्लांट्स में भी पानी भर जाता है, तो खुद उनको खाली कर दें। ये चीज़ कर सकते हैं। आप बाहर निकले तो कवर होके निकले, केवल ये नहीं कि गर्मी है या सर्दी है उसमें कवर होके, बारिश के सीज़न में भी कवर होके निकलें तो उससे भी बेटर बाइट के चांसेस कम हो जाएंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को कुछ 5 टिप्स बता दें, कैसे डेंगू होने के टाइम पे क्या उन्हें प्रिवेंशन मेजर मेक श्योर कर लेने चाहिए और उससे पहले। जी देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर कोई भी फीवर है जो कि 3-4 दिन से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली डॉक्टर से अपने कंसल्ट करें और टेस्टिंग कराएं, जिससे पता चले एग्जैक्ट कॉज ऑफ फीवर क्या है। आप फीवर का कॉज डिटरमाइन होगा तो उसका ट्रीटमेंट हो पाएगा। दूसरी चीज़, आप हाइड्रेशन अच्छे से मेंटेन करें, कोई भी अननेसेसरी मेडिसिन्स ना लें, अवॉइड हैवी मील्स, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें। अगर कोई आप पहले से टैबलेट्स लेते हैं जैसे ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, तो उनको रूटीनली मेजर करते रहे कि अगर शुगर बहुत ज़्यादा हाई हो रही है या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो रहा है, स्पेशली फीवर के टाइम में, क्योंकि आपका इंटेक कम हो जाता है तो ब्लड प्रेशर लो होने की टेंडेंसी रहती है। तो आप अपनी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके स्किप करें, और शुगर अगर बहुत ज़्यादा हाई है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और प्रेफरेबली एडमिट हो। अच्छा, तो शुगर जिनको है उनमें रिस्क ज़्यादा हो जाता है अगर मतलब वो बहुत ज़्यादा? अगर ये शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ रहेगा या आपका बहुत कम होगा, किस लिए कि अब पेशेंट कुछ खा ही नहीं रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो आपका शुगर लेवल डाउन हो जाता है, तो वो अपने आप में एक रिस्क फैक्टर बन जाता है। और शुगर अनकंट्रोल्ड रहने की वजह से भी इम्यूनिटी डाउन रहती है, तो भी एक रिस्क फैक्टर है, पर सिर्फ फीवर के लिए या डेंगू के लिए नहीं, बट एक जनरल रिकवरी के लिए। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर तुषार। Thank तो you. हमारे साथ डॉक्टर तुषार थे जिन्होंने बताया कि नॉर्मल फीवर कैसे समझे और कब वो डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया वाला फीवर है, उससे बचना कैसे है, क्या सिम्टम्स है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई सवाल मुझसे रह गया है जिसका जवाब आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हेल्थ से जुड़ी इस तरह के और भी वीडियोज़ के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सर।